Gardens, tombs and forts. Under the Mughals, architecture became more complex. अब मुगल्स के आने के बाद से आर्किटेक्चर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया. बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर and especially शाहजहां were personally interested in literature, art and architecture. बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर ये सब तो थे ही, पर खास तौर से शाहजहां जो हैं पर्सनल इंटरेस्टेड रहते थे लिटरेचर में, आर्ट में और आर्किटेक्चर में. In his autobiography, Babur described his interest in planning and laying out formal gardens placed within rectangular walled enclosures and divided into 4 quarters by artificial channels. अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें बाबर ने लिखा है कि या बाबर ने बताया है कि उनका इंटरेस्ट क्या था कि वो चाहते थे गार्डन्स खूब ज्यादा अच्छे से प्लान किए जाएं और फिर उनको बनवाया जाए. एक रेक्टेंगुलर जो उनका वॉल एनक्लोजर होता था उसके अंदर गार्डन जो है 4 पार्ट्स में, 4 क्वार्टर्स में बनवाए जाए, डिवाइड कर दिए जाएं और उनके बीच में जो है आर्टिफिशियल वाटर चैनल्स लगवा दिए जाएं. These gardens were called चार बाग, 4 gardens because of this symmetrical division into quarters. इन गार्डन्स को जो है चार बाग कहा जाता था या 4 gardens कहा जाता था क्योंकि ये जो है इनको बिल्कुल सिमेट्रिकल तौर पे बांट दिया जाता था 4 क्वार्टर्स में. Beginning with Akbar, some of the most beautiful charbags were constructed by Jahangir and Shahjahan in Kashmir, Agra and Delhi. अकबर से शुरुआत हुई, इसके बाद और भी बहुत से चारबाग बनवाए गए जहांगीर, शाहजहां के द्वारा कश्मीर, आगरा और दिल्ली में. There were several important architectural innovations during Akbar's reign. अब अकबर के टाइम पे भी बहुत नए नए आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स बनवाए गए. For inspiration, Akbar's architect turned to the tombs of the Central Asian ancestor Timur. अब किससे इन्होंने प्रेरणा ली? अकबर के जो आर्किटेक्ट्स थे वो ज्यादातर जो सेंट्रल एशियन उनके एंसेस्टर रहे, पुरखे रहे थे, उनके जो टॉम्ब्स थे उनसे ली. खासतौर से सेंट्रल एशियन एंसेस्टर उनके तैमूर थे. द सेंट्रल टावरिंग डोम एंड द टॉल गेटवे बिकम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर. बीच में एक बहुत बड़ा डोम और एक बहुत बड़ा गेटवे जिसको पिश्ताक कहा जाता है, ये एक तरह से मुगल आर्किटेक्चर का बहुत ही अहम हिस्सा बन गया. फर्स्ट विजिबल हुमायूं टॉम्ब, और ये हमें हुमायूं टॉम्ब में देखने को मिलता है. It was placed in the center of the huge former Charbagh and built in the tradition known as 8 paradises or Hashtbisht, a central hall surrounded by 8 rooms. इसको बिल्कुल सेंटर में रखा गया है. एक बहुत बड़ा फॉर्मल चारबाग बनाया गया और इसको जिस ट्रेडिशन में बनाया गया उसको बोलते हैं 8 पैराडाइज या बिहिष्ट. ये एक सेंट्रल हॉल है जिसके चारों तरफ 8 कमरे हैं. The building was constructed with red sandstone edged with white marbles. और ये जो बिल्डिंग है इसको बनवाया गया रेड सैंडस्टोन से और इसकी जो किनारियां हैं वो सब बनवाई गई एक तरह से आउटलाइनिंग व्हाइट मार्बल की है. It was during Shah Jahan's reign that the different elements of Mughal architecture were fused together in a grand harmonious synthesis. शाहजहां के दौरान जो है, जो शाहजहां का रूल था उस टाइम पे अलग अलग एलिमेंट्स जो मुगल आर्किटेक्चर थे उनको जोड़कर जो है एक नया ही तरीके का मॉन्यूमेंट बनाया जाता था. मतलब आपको कुछ ना कुछ किसी ना किसी का एक पार्ट देखने को उसमें मिल जाएगा. His reign witnessed a huge amount of construction activity, especially in Agra and Delhi. उनके जमाने में बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन कराया गया, खासतौर से आगरा और दिल्ली में. The ceremonial halls of public and private audience were carefully planned. जो उत्सव वाले हॉल होते थे, चाहे पब्लिक के लिए हो, प्राइवेट ऑडियंस के लिए हो, दीवाने खास या दीवाने आम, ये दोनों बहुत केयरफुली प्लान किए गए. These courts were also described as चिहिल सुतुन और 40 pillared halls placed within a large courtyard. ये जो कोर्ट्स थे इनको चिहिल सुतुन या 40 पिलर हॉल्स का नाम दिया गया क्यों इनको बहुत बड़े कोर्टयार्ड में प्लेस किया जाता था. शाहजहां's ऑडियंस हॉल्स वर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू रिजेंबल अ मॉस्क. शाहजहां के जो ऑडियंस हॉल्स थे वो खास तौर से इस तरह से बनवाए जाते थे कि वो बिल्कुल मस्जिद जैसे दिखते थे. The pedestal on which his throne was placed was frequently described as the Qibla, the direction faced by the Muslims at prayer, since everybody faced that direction when court was in session. जिस पेडेस्टल पे इनका थ्रोन रखा जाता था उसको जो है किबला जो है एक तरह से कहकर डिस्क्राइब किया गया है. किबला यानी डायरेक्शन जिसकी तरफ देखकर मुस्लिम्स प्रेयर करते हैं. अब क्योंकि हर कोई उसी डायरेक्शन को फेस करता था जब कोर्ट सेशन में होता था. The idea of the king as a representative of God on earth was suggested by these architectural features. तो ये जो architectural features हैं इनसे ये पता चलता है कि जो किंग होता था वो अपने आप को एक तरह से गॉड का रिप्रेजेंटेटिव दिखाता था. The connection between royal justice and the imperial court was emphasized by Shah Jahan in his newly constructed court in the Red Fort at Delhi.
अब जो रॉयल जस्टिस यानी जो शाही न्याय होता है या जो शाही दरबार होता है, उसके बीच का जो कनेक्शन है उसको ज्यादा जोर देने के लिए शाहजहां ने अपना एक नया कोर्ट कंस्ट्रक्ट कराया रेड फोर्ट दिल्ली में। Behind Emperor's throne was a series of the Petra Dura inlays that depict the legendary Greek god Orpheus playing the lute. एम्परर के थ्रोन के पीछे एक सीरीज बनी हुई है पेट्रा ड्यूरा की, जो दर्शाता है कि जो ग्रीक गॉड थे, लेजेंडरी ग्रीक गॉड ऑर्फियस, वो ल्यूट बजा रहे हैं। इट वॉज बिलीव दैट ऑर्फियस म्यूजिक कुड काम फेरोशियस बीस्ट अंटिल दे रिजाइडेड टुगेदर पीसफुली। माना यह जाता था कि ये जो ऑर्फियस का म्यूजिक है वो खूंखार से खूंखार बीस्ट को भी शांत कर देता है, और वो जो है जब तक साथ सही से नहीं रहते, काम नहीं हो जाते, शांति से नहीं रहते, तब तक वो जो है उस म्यूजिक से उनको ठंडा किया जा रहा है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ शाहजहां's audience hall aimed to communicate that the king justice would treat the high and the low as equals where all could live together in harmony. जो शाहजहां के ऑडियंस हॉल था उसका कंस्ट्रक्शन इस उससे कराया गया था कि जो राजा का न्याय है उसके अनुसार चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, यानी कि ऊंच नीच का कोई डिफरेंस नहीं है, सब बराबर हैं और सब जो है साथ में मिलजुल कर रहते हैं। In the early years of his reign, Shah Jahan's capital was at Agra, a city where the nobility had constructed their homes on the bank of the river Yamuna. शुरुआत में जब शाहजहां का रूल था तब उनकी कैपिटल जो है वो आगरा में थी, एक ऐसा शहर जहां जितने भी नोबल लोग थे उन्होंने अपने घर जो है वो यमुना नदी के किनारे पे कंस्ट्रक्ट कराए थे। These were set in the midst of the formal gardens constructed in चार बाग फॉर्मेट, और ये जो है बिल्कुल बीचों बीच में जो गार्डन्स होते थे चार बाग फॉर्मेट में, उनके बीचों बीच में करवाए जाते थे। The चार बाग गार्डन also had a variation that historians described as a riverfront garden. ये जो चार बाग गार्डन थे इनमें थोड़े से चेंजेस भी थे क्योंकि हिस्टोरियंस जो है इनको रिवर फ्रंट गार्डन भी कहते हैं। इन दिस द dwelling was not located in the middle of the चार बाग but at its edge close to the bank of the river. इसमें जो रहने के लिए जगह बनाई जाती थी वो मिडिल में नहीं होती थी चार बाग के, बल्कि किनारे पे होती थी, नदी के बिल्कुल किनारे पे। शाहजहां अडॉप्टेड द रिवर फ्रंट गार्डन इन द लेआउट ऑफ द ताजमहल। शाहजहां ने रिवर फ्रंट गार्डन जो है वो अपनाया जब उन्होंने ताजमहल बनवाया। द ग्रैंडेस्ट आर्किटेक्चरल अकम्प्लिशमेंट ऑफ हिज रेन, सबसे बड़ा जो आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट बना है उनके जमाने का वो ताजमहल था। Here the white marble mausoleum was placed on the terrace by the edge of the river and the garden was to its south. यहाँ पर एक व्हाइट मार्बल का बहुत बड़ा जो है मौसोलियम बनवाया गया है और टेरेस पे रखा गया है, यानी ये जो गुंबद है, और ये बिल्कुल एज पे है, रिवर के किनारे है, और गार्डन जो है वो उसके साउथ की तरफ है। शाहजहां developed this architectural form as a means to control the access that nobles had to the river. शाहजहां ने जो है इस तरह का आर्किटेक्चर फॉर्म डेवलप इसलिए किया ताकि एक तरह से जो नोबल्स थे उनकी जो पहुंच थी नदी तक उसको कंट्रोल किया जा सके। इन द न्यू सिटी ऑफ शाहजहानाबाद दैट ही कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली, द इंपीरियल पैलेस कमांडेड द रिवर फ्रंट। अब जो नया शहर बनवाया उन्होंने शाहजहानाबाद, उसमें उन्होंने दिल्ली में उसको जो कंस्ट्रक्ट कराया उसमें जो शाही पैलेस था वो में एक तरह से मेन रिवर फ्रंट पे था। ओनली स्पेशली फेवर्ड नोबल्स like his eldest son Dara Shukho were given access to the river, जिसमें खास तौर से फेवर किया जा रहा है, सिर्फ उसी को ही पहुंच थी नदी तक, जिसमें उनके सबसे बड़े लड़के दारा शुको शामिल थे। All others had to construct their homes in the city away from the river Yamuna. बाकी सबको जो है अपने घर शहर में बनवाने पड़ेंगे नदी से दूर। Region and empire. As construction activities increased between the 18th and the 8th centuries, there was also a considerable sharing of ideas across regions. अब क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो रही थी 8 से 18 सेंचुरी के दौरान, तो एक तरह से क्षेत्रों के बीच में जो है अब आइडियाज भी शेयर होने लग गए थे। इन द ट्रेडिशन ऑफ वन रीजन वाज अडॉप्टेड बाय अनदर, एक के यहाँ कोई चीज अगर अच्छी लगी तो उसको उन्होंने अपनाकर अपने यहाँ भी बनवाया उस तरीके से। In Vijayanagar, for example, the elephant stables of the rulers were strongly influenced by the style of architecture found in the adjoining sultanates of Bijapur and Golconda. विजयनगर में खासतौर से जैसे उनके यहाँ जो एलिफेंट के स्टेबल्स थे रूलर्स के, वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे उस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से जो कि उनके पास के सल्तनत थी बीजापुर और गोलकोंडा, वहां पर क्या कहते हैं बने हुए थे। इन वृंदावन नियर मथुरा,
Temples were constructed in architectural styles that were very similar to the Mughal palaces in Fatehpur Sikri. इसी तरह से वृंदावन जो था मथुरा के पास, वहां पर जो मंदिर बनवाए गए उसी इसके आर्किटेक्चर स्टाइल को फॉलो किया गया जो खास तौर से मुगल पैलेसेस को देखने को मिलता था फतेहपुर सीकरी में. The creation of large empires that brought different regions under their rule helped in the cross-fertilization of artistic forms and architectural styles. ये जो बड़ी बड़ी एम्पायर्स खड़ी हुई या बनी, इससे क्या हुआ, अलग अलग क्षेत्र जो उनके अंडर रूल आए उसमें एक तरह से जो आर्टिस्टिक फॉर्म्स थी, ये जो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स थे, उनका एक तरह से क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो गया. मतलब अब उसमें फ्यूजन होने लग गया, चीजों को अपनाया जाने लग गया. Mughal rulers were particularly skilled in adapting regional architectural styles in the construction of their own buildings. मुगल रूलर्स जो हैं खास तौर से जो रीजनल आर्किटेक्चर स्टाइल्स थे उनको अपनी बिल्डिंग्स में कंस्ट्रक्ट कराने में बहुत इंटरेस्टेड थे. In Bengal, for example, the local ruler had developed a roof that was designed to resemble a thatched hut. अब जैसे बंगाल में जो लोकल रूलर्स थे उन्होंने जो रूफ बनवाई वो इस तरह से डिजाइन कराई कि वो बिल्कुल एक जैसे थैच हट होती है, बैम्बू वाली जो झोपड़ी टाइप की होती है, उसके जैसे दिखती थी. The Mughals like this Bangla dome so much that they used it in their architecture. उनको ये बंगला डोम इतना पसंद आया कि उन्होंने जो है इसे अपने आर्किटेक्चर में इस्तेमाल किया. The impact of other regions were also evident. ऐसे ही और क्षेत्रों का भी असर देखने को मिलता है. In Akbar's capital at Fatehpur Sikri, many of the buildings bear the impact of the architectural styles of Gujarat and Malwa. अब जैसे अकबर की कैपिटल जो फतेहपुर सीकरी में थी, वहां पे बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिसमें आर्किटेक्चर स्टाइल गुजरात और मालवा के देखने को मिलते हैं. Even though the authority of the Mughal rulers wanted in the 18th century, the architectural styles developed under their patronage was constantly used and adapted by the other rulers whenever they tried to establish their own kingdom. कहने को 18th सेंचुरी में पूरी तरह से मुगल रूलर्स का ही शासन था, लेकिन जो आर्किटेक्चर स्टाइल्स डेवलप हुए उनके सपोर्ट से वो यूज भी किए गए, अडेप्ट भी किए गए और बाकी रूलर्स के द्वारा जब भी उन्होंने अपने राज्य एस्टैब्लिश करने की कोशिश की. अब यहाँ पर एक इमेज दी हुई है, चर्चेस दैट टच द स्काईज. From the 12th century onwards, attempts began in France to build churches that were taller and lighter than other buildings. 12th century से फ्रांस में जो है ये कोशिश करी गई कि जो चर्च हैं वो ज़्यादा टॉल बनवाए जाएं, हल्के बनवाए जाएं और बाकी बिल्डिंग्स के मुकाबले. This architectural style, known as the Gothic, was distinguished by high-pointed arches and the use of stained glass, often painted with scenes drawn from the Bible and the flying buttresses. ये जो आर्किटेक्चर स्टाइल फॉलो किया गया इसको बोलते हैं गोथिक. और ये जो है कैसे अलग है, क्योंकि इसमें बहुत हाई पॉइंटेड आर्च होते थे, स्टेन ग्लास का इस्तेमाल होता था जिसमें जो है सीन्स बाइबल से ड्रॉ किए जाते थे और उनमें भी बट्रेसेस थी. टॉल स्पायर्स एंड बेल टावर्स which were visible from the distance were added to the church. इसी तरह से टॉल स्पायर्स और बेल टावर्स जो हैं वो बनवाई गई जो कि बहुत दूर से दिखाई देती थी चर्च में. One of the best known examples of this architecture style is the Church of Notre Dame in Paris. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है इस आर्किटेक्चर स्टाइल का वो है चर्च ऑफ नोट्रे डैम पेरिस में, which was constructed through several decades in the 12th and the 13th centuries. और इसे कई दशकों तक बनवाया गया 12th और 13th सेंचुरीज के दौरान. तो ये था आपका चैप्टर. आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करो माय चैनल असा एजुकेशन. बाय.